Namaste bachcho. Today we have discussing about the qualitative aspect of electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेटल का प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और किसके ऊपर रिडक्शंस होता है। कैटायन कैथोड के तरफ जाकर रिडक्शन करते हैं और एनायन एनोड के तरफ जाकर ऑक्सीडेशन करते हैं। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्योर फॉर्मेशन में हो तो हमें प्योर मेटल या प्योर ऑक्सीडेशंस होते हुए दिखेगा। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन एक्वेस कंडीशन में हो या और अदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उसमें ऐड हो तो किसका ऑक्सीडेशंस होगा और किसका रिडक्शंस होगा उसके बारे में हमने देखना है। मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग बाय क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आर मीन्स हु विल बी ऑक्सीडाइज एंड हु विल बी रिड्यूस। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में विच कैन बी कैलकुलेट हु विल बी ऑक्सीडाइज एंड हु विल बी रिड्यूस। दीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस की फॉर्म कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अभी हमें ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या है, ये हमें कैसे पता करेंगे? तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज है which metal is oxidized and which component is reduced। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले किसका रिडक्शंस होगा और किसका ऑक्सीडेशंस होगा वो हम देखते हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर जैसे कैथोड हो, कैथोड के तरफ क्या होता है, रिडक्शंस होता है हमेशा। बट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन अ केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई हो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और एनोड की तरफ क्या होगा, एनोड की तरफ ऑक्सीडेशंस तो होता है बट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, लो हो जाता है। तो उसमें जो है वो ऑक्सीडेशंस होता है। तो एसआरपी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हम गैल्वेनिक सेल से पता कर सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो वो गैल्वेनिक सेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इससे पता चलेगा और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा सॉल्व करके। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मीन्स जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे से इंक्रीज होते हुए अरेंज किया है। मीन्स जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो हो उसे हमने प्रिफर किया फर्स्ट नंबर पे और धीरे धीरे यहाँ पे नंबर दिया है, ये 20 एलिमेंट है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे किसका लो होगा, वो मेटल का लो होगा। मेटल का हो तो सबसे लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मीन्स जो रिडक्शंस होता है, मीन्स मेटल जो है वो क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, गेन करने का काम नहीं। तो जो गेन करता है वो कौन होते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का ज़्यादातर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, हाई रहेगा और मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, लो रहेगा। तो सबसे पहले लिथियम जो है
उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, सबसे लो है। तो हमने फर्स्ट प्रिफर जो है वो लिथियम को दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है पोटेशियम का K+, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद सोडियम का, और उसके बाद मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। ये 6 एलिमेंट है, ये क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये जो है, जैसे ये इसका इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, लो रहता है एक्टिव मेटल का। अभी 7 सीरीज में देखते हैं। 7 सीरीज में वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। वाटर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना मीन्स क्या होता है, रिडक्शंस। लिबरेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिडक्शन। तो अभी उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखो, जिंक है, उसके बाद क्रोमियम है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कोबाल्ट है, उसके बाद निकेल है, टीन है, लीड है और हाइड्रोजन्स, जिसका हाइड्रोजन जो है H+ जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0 है। तो अभी देखो हम 1 से 15 तक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, निगेटिव फॉर्मेशन में है। और 5th वाला H+ जो है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0 है। उसके बाद आता है कॉपर जो है, उसके बाद OH ग्रुप जो है वो 17 नंबर पे, उसके बाद 18 नंबर पे मर्क्यूरी, उसके बाद 19 नंबर पे सिल्वर है, और 20 नंबर पे नाइट्रेट है, और 21 नंबर पे याद रखना है 15, याद रखना है किसका, 7 जो है वो रिडक्शन फॉर्म ऑफ वाटर, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। और 21 फॉर्मेशन में वहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और ऑक्सीडेशंस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। 22 पे क्लोरीन है, 23 पे सल्फर है, सल्फेट है, और 24 में हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपोनेंट है, एलिमेंट है फ्लोरीन, वो गेन करने का काम करता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, और जो जितना लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। हर एक एक्टिव मेटल जो है वो क्या करते हैं, लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बिकॉज वो गेन नहीं करते इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या है, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा वो हमें पता कर सकते हैं। तो अभी देखो एक एग्जांपल है सपोज, और एक हमें याद रखना है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शंस होता है, हमेशा याद रखना कैथोड के ऊपर रिडक्शंस होता है। रिडक्शंस मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो कोई भी केमिकल्स में तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशंस, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो वह वही सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्मेशंस होता है। देखो हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 इन एक्वेयस कंडीशन। एक्वेयस कंडीशन मीन्स क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट, और हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैथोड और एनोड के यहाँ पे लिया है। तो जैसे सपोज सबसे पहले क्या है इसमें कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले Na2SO4 का फॉर्मेशन क्या होगा, Na+ और SO4- इन एक्वेयस कंडीशंस। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमने डिप किए किसी कंटेनर में, तो
एक एनोड होगा और दूसरा है कैथोड होगा। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड की तरफ कौन से एलिमेंट जाएंगे? जो निगेटिव चार्ज वाले हैं। तो SO4 और वाटर के ऊपर भी निगेटिव चार्ज हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो सल्फेट और वाटर में कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो वो कैसे हम पता करेंगे? या जैसे कैथोड क्या है? ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की तरफ कौन चला जाएगा? सोडियम और वाटर। तो सोडियम से और वाटर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें सबसे पहले सल्फेट और वाटर के बारे में देखते हैं। तो जो देखो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो हम देखते हैं किसके, इसमें सल्फर जो है, सल्फेट जो है वो 23 नंबर है और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्मेशन में या 21 की फॉर्मेशन में वाटर प्रेजेंट है। तो 21 नंबर पे, तो मीन्स हम धीरे धीरे जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो ज़्यादा है? सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। 21 नंबर पे वाटर मॉलिक्यूल है तो और 23 नंबर पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडाइज किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे लो है, तो वाटर यहाँ पे जो है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जैसे ट्वाइस टू वाटर और उसमें ऑक्सीजन लिबरेट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते और 4H+ आयन फॉर्मेशंस होगा। तो ये हुआ हमारे एनोडिक की कंडीशंस। अभी हम देखते हैं कैथोडिक की कंडीशन। कैथोडिक की कंडीशन में हमें पहला रूल क्या पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है वो क्या हो सकता है? रिड्यूस फॉर्मेशंस हो सकता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम जो है वो 4th नंबर पे है और वाटर जो है वो रिडक्शन फॉर्मेशन में 7 नंबर पे है। और जो है रिडक्शन किसका होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है? ज़्यादा होगा। तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो 7 नंबर के ऊपर वाटर है, तो इसका वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो कौन रिड्यूस होगा? वाटर ही रिड्यूस होगा। तो वाटर रिडक्शन की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और 2OH- आयन फॉर्मेशन होगा। तो इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जैसे वाटर प्रेजेंट हो या कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें हेल्पफुल होगी कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमें याद रखनी है। अभी देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्या होता है? कितना अमाउंट या कितना मास कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो उसे हम कैलकुलेट करना उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम कैथोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका मास कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो वो मास डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या करना है? सबसे पहले हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशंस फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है? 96500 कूलम। तो ये चार्ज है, ये कैसे कैलकुलेशन किया? ये इससे कैलकुलेशन करता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? वो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। हमें चार्ज क्या कैलकुलेट करना है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने होता है? 2.023 × 10⁻23 मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अभी हमें क्या करना है, चार्ज डिटरमाइन करना है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें क्या वैल्यू मिलती है, 96500 कूलम। तो ये एक फंडामेंटल है। तो हमें ये करना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड या वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो मीन्स क्या होता है, किसके ऊपर मास जो है, या एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर मास जो डिपॉजिट हो रहा है, उस मास का जो हमें कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन डिटरमाइन करना है, मीन्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये फैराडेज लॉ ने जो है, फैराडेज लॉ जो है वो क्या कहता है, वो हम देखते हैं फैराडेज लॉ। weight of substance deposited at any electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट होते हैं वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो थ्रू इन अ सर्किट। मीन्स आप जब तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट फ्लो करते हैं इतना वेट डिपॉजिट होगा ऑन दी कैथोड या ऑन दी एनोड के ऊपर। मीन्स किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो वेट डिपॉजिटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। मीन्स नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। मीन्स जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी किसी कंटेनर में पास करेंगे उसका प्रोपोर्शनल मीन्स वो वेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो वेट जो है वो बढ़ते जाता है। मीन्स वेट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिशंस वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैथमेटिकल रिलेशंस है। तो मैथमेटिकल रिलेशंस मीन्स वेट को हम क्या किससे रिलेट करते हैं, W से। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q मीन्स क्या होता है, Q मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, मीन्स चार्ज फ्लो थ्रू दी सर्किट। और Q इज इक्वल टू IT होता है। Q इज इक्वल टू IT मीन्स क्या होता है, I मीन्स करंट और T मीन्स टाइम फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो उसे हमें रिलेशन करते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमें हटाना हो तो क्या होता है, तो हटाना हो तो हमें एक कांस्टेंट टर्म लगानी होती है। तो हम क्या कहते हैं, W इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम लगाते हैं Z इंटू Q। Z क्या है, Z इज द इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो अभी देखो, अभी इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें डिटरमाइन करना हो तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q मीन्स चार्ज। जब किसी सब्सटेंस में, किसी सर्किट में चार्ज जो है वो 1 कूलम होगा, तो 1 कूलम होगा तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू W हो जाएगा। मीन्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड या ऑन दी एनोड के ऊपर जो वेट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो होगा। तो अभी देखो मीन्स ये देखो, लेट Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो W इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z इज इक्वल टू W होगा। तो अभी देखो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे आपको एक कंटेनर है, इस कंटेनर ने हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl में जो सब्सटेंस सोडियम जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर। तो हमें सोडियम का मास डिटरमाइन करना है कैथोड के ऊपर का। तो हमें क्या करना है, हमें जो है W इज इक्वल टू Z इंटू Q करना पड़ेगा या Z इंटू IT करना पड़ेगा। बट हमें इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन करना है। मीन्स Z की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो Z की वैल्यू हमें कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इस सब्सटेंस में
सपोज सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। सपोज ये इक्वेशंस है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस इक्वेशन में हमें इसमें स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 मोल्स ऑफ सोडियम या 1 मोल्स इज इक्वल टू 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। 23 ग्राम्स कैसे लिया हमने, 23 ग्राम्स जो लिया है वो सोडियम का एटॉमिक मास है। तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम डिपॉजिट होने के लिए हमें 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने पहले ही देखा कि कितना कूलम, वो है 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 96500 कूलम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो हमें क्या करना है, हमें 1 कूलम की क्या वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम, 1 कूलम इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 96500। तो जेड की हमें वैल्यू जो है वो वो डिटरमाइन करने के लिए जेड ऑफ सोडियम का इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1 जो है वो क्या है, वो n फैक्टर है। n फैक्टर जो मीन्स क्या होता है, चार्ज ऑन सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, 1 प्लस का चार्ज है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1। और 23 ग्राम्स का क्या लिया, वो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यहाँ पे ये 23 जो है वो वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे सपोज और कोई है कॉपर हो, तो कॉपर का एटॉमिक हमें यहाँ 23 की जगह हमें लिखना पड़ेगा, जो भी होगा कॉपर का। तो अभी जो मेटल हम किसी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उस मेटल का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर जो है चार्ज ऑन दिस कंपोनेंट। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है, मीन्स दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये है एन फैक्टर, एटॉमिक मास और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी देखो Z इज इक्वल टू, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, Z इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। तो ये हम Z की वैल्यू है। अभी देखो हमारे पास सबसे पहले फैराडेज लॉ ने क्या कहा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी कैथोड या एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट में जितना करंट पास होगा उतना वेट कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, मींस कैथोड के ऊपर उतना वेट जो है वो मेटल का बढ़ेगा। तो अभी देखो फैराडेज ने W इज इक्वल टू जेड क्यू लिखा है। तो अभी हम देखो Q इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला, Q मींस चार्ज जो है वो चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू T। I मीन्स क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट विद द टाइम, मी इसीलिए हम Q इज इक्वल टू IT लिखा। अभी ये दोनों वैल्यू फैराडेज लॉ के इक्वेशन में डालेंगे तो वो क्या होगा, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू करंट I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n मीन्स n फैक्टर। तो इस तरह से हम जो है ये इक्वेशंस, तो इससे हम वेट निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड में कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने सॉल्यूशन के इक्वेशन में देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इस वेट की तरह जाएंगे, तो उसका जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इनटू
टाइम डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। तो ये भी हमें एक फॉर्मूला मिला है कि जैसे सपोज इसके ऊपर के प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में लेंगे। जैसे सपोज प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो इस सब्सटेंस में या किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी इतनी इतनी पास हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, दो सर्किट एक दूसरे के पास मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मोल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड ऑन द एनोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ कैथोड। ये तीसरा इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है हमें और इससे हमें कैलकुलेशंस करना है फॉर्मेशन में। तो अभी देखो अगला लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके ऊपर के कैलकुलेशन। तो थैंक यू।